अभी यहाँ पे एक ऐसे पर्सन को हम बुलाने वाले हैं जो बहुत ही यंग है और जिनसे हम एक बहुत अच्छी टीचिंग सेशन और एक लेने वाले हैं, जो है हमारे अनूप गुप्ता। थैंक यू। दोस्तों, अनूप गुप्ता जैसा बताया, और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपना कि मैं एमपी जबलपुर को बिलोंग करता हूं और बाय क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी में, और उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा की इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में 4 से 5 साल काम किया है। मैं डॉक्टर रेड्डीज एक कंपनी है जहाँ पर मैं सेल्स मैनेजर हुआ करता था और मैं कैंसर मेडिसिन में डील करता था। वो बहुत हाईटेक और बहुत रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। शुरू से ही हेल्थ एंड वेलनेस में इंटरेस्ट रहा, तो उसके बाद वेलनेस में काम करने का मौका भी मिला, तो बहुत कुछ सीखा समझा। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंटरेक्शन करूंगा आप लोगों से। जनरली हम लोग जब किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं, देखिए 2 इंडस्ट्री हैं आज की डेट में, अगर एक है वेलनेस इंडस्ट्री और एक है सिकनेस इंडस्ट्री। अगर मैं सिकनेस की बात करूं तो 100 लोगों में से लगभग 5 से 10% लोग बीमार हैं जिनको दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ रही है। वो सिकनेस इंडस्ट्री है। तो मात्र 5 से 10% पॉपुलेशन के लिए करोड़ों अरबों रुपए की फार्मा, मेडिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर्स के इतने बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं। नाउ व्हाट अबाउट 90%? जो 90% लोग हैं जो दिखने में हमारे आपके जैसे लग रहे हैं और जो अपने आप को सो कॉल्ड हेल्दी बोलते हैं कि नहीं, किसी से पूछो कैसे हो, मैं तो बहुत बढ़िया हूं। सब लोग अपने आप को बढ़िया बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि आज की डेट में जितनी भी डिसीजेज हो रही हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसीज जिन्हें हम बोलते हैं, वो हमारे खान पान रहन सहन की वजह से होती हैं। एक दौर था आज से 20 से 30 साल पहले जब इन्फेक्शियस डिसीज होती थी, किसी मच्छर के काटने से, किसी इन्फेक्शन के वजह से होती थी। जैसे पोलियो हो गया, मॉस्किटो ने काट लिया तो मलेरिया हो गया। तो ये जो बीमारियां होती थी, इन बीमारियों के लिए कोई एक पर्टिकुलर कॉज होता था। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, उसके लिए एक टैबलेट दे दी, ठीक हो गई। लेकिन आज की जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल मतलब हमारी खान पान रहन सहन में गड़बड़ी की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, वो बीमारियां हैं। और ये बीमारियों का कोई एक सिंगल कॉज नहीं है, कोई एक कारण नहीं है कि मैं एक पॉइंट आउट कर सकूं कि ये कारण पर्टिकुलर कारण है डायबिटीज या बीपी या कैंसर, आर्थराइटिस के लिए। तो इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हमें कई सारे रास्ते अपनाने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। तो अब बात करें कि हम अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं और नॉर्मली हम किसी से अप्रोच करते हैं, अगर आपने स्पारुलिना खाया, आपको अच्छा लगा, और अगर आप किसी से डायरेक्टली बोलते हैं कि मैंने स्पारुलिना खाया, आप भी स्पारुलिना खाओ, तो ऐसे कितने लोग हैं कि आपके बोलने से सीधा स्पारुलिना ले लेंगे? कितने लोग लेंगे? बहुत कम लेंगे। हिंदुस्तान में हर एक इंसान को उसकी जरूरत बतानी पड़ती है कि आपको स्पारुलिना की क्यों जरूरत है, आपको प्रोटीन पाउडर की क्यों जरूरत है। तो ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, या जो मैं अपनी टीम में कर रहा हूं, इस प्रेजेंटेशन को जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे, इसको दिखाने के बाद सामने वाले व्यक्ति का या जो परिचित व्यक्ति है उसके दिमाग में इन बेसिक प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि मुझे क्यों स्पारुलिना खाना चाहिए, मुझे क्यों प्रोटीन लेना चाहिए, मुझे क्यों फ्लेक्स ऑयल ओमेगा 3 की जरूरत है। तो यही पर्पज है, क्योंकि स्ट्रेट अभी हम बताएंगे तो किसी से वो लेने वाले नहीं है। दूसरी बात, जैसे सभी सीनियर लीडर्स ने बात करी कि बिजनेस की प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करते हैं, कॉन्टेक्ट इनवाइट, नॉर्मल अगर हमें बिजनेस करना तो ऐसे करते हैं, पर हेल्थ प्लान अगर किसी को शेयर करना है तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी जाए? अगर आपको हेल्थ के सप्लीमेंट सोल्ड आउट करने हैं, किसी को शेयर करने हैं, तो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे? तो इसके लिए भी बहुत शानदार तरीका है प्रोस्पेक्टिंग करने का या शेयर करने का, जो मैं जनरली यूज करता हूं। जनरली आपने देखा होगा कि 40 के अबव जैसे जैसे आप जाते हैं तो आपको किसी को जॉइंट पेन हो रहा है, किसी का वेट बढ़ रहा है, होता है कि नहीं होता? तो अगर मैं किसी हेल्दी हट्टे कट्टे आदमी से मिलता हूं, 40-50 प्लस का आदमी है, तो मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, हेलो मिस्टर रमेश, आप कैसे हो? बोलेगा बहुत बढ़िया। बोले रमेश जी, आपने इतनी हेल्थ और पर्सनालिटी कैसे मेंटेन कर रखी है? मुझे रमेश जी दिख रहे हैं बहुत मोटे हट्टे कट्टे, उनको चलने में थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मैं रमेश जी से क्या बात कर रहा हूं कि रमेश जी आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को? तो रमेश जी का जवाब पता क्या होता है? अरे कहाँ अनूप जी, तो डायबिटीज भी हो गया। अच्छा, डायबिटीज भी है आपको? क्या बात कर रहे। मतलब जब मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा तो वो अपनी बीमारियां मुझे बताने लगते हैं कि यार मुझे डायबिटीज भी है। पर मैं लगता हूं कि आपको देख के कोई बोल नहीं सकता आपको डायबिटीज भी हो सकती है। वाह, तो अच्छा ठीक है, तो आप इसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं? बोले हाँ। बोले कब से ले रहे हैं? बोले 4 से 5 साल हो गए मेरी मेडिसिन। वेरी गुड।
तो फिर उन्हें बात करता हूँ कि आपको मैंने शायद बताया नहीं, मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे एक हेल्थ अवेयरनेस की जानकारी दी, और इस इन्फॉर्मेशन को जब मैंने अपनी फैमिली में अप्लाई किया, फॉलो किया, तो मेरे जो अंकल है ना, उनकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल हो गई। थर्ड पार्टी अप्रोच, मैं उनको डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये टैबलेट, नीम की टैबलेट ले लीजिए, इस पर लेना। मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरे किसी परिचित ने मुझे कुछ अच्छे नेचुरल सप्लीमेंट्स की इंफॉर्मेशन दी, जिसको यूज करने से मेरी फैमिली में अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अंकल क्या बोलेंगे, भाई हमें भी बताओ। जैसे उन्होंने हमें भी बताओ, तो उनसे टाइम सेट किया, देन हेल्थ प्लान। नाउ आई विल स्टार्ट माय हेल्थ प्लान। तो बेहतर स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। रेडी? दोस्तों, बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। तो ये एक इतना बड़ा हमारा एक ह्यूमन बॉडी है, पूरा मानव शरीर है। ये बनता किस चीज से है? जैसे इतना बड़ा जो हॉल है, ये बना है बहुत सारी ईंटों से मिलकर, यस और नो? तो उसी प्रकार हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बनता है सेल से मिलकर। हमारे बॉडी की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो सेल है। ये ऐसी कई अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं, 63 ट्रिलियन से भी ज्यादा हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं। जब ये सेल्स आपस में मिलती हैं तो बनाती हैं टिश्यूज, और जब ये टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं सिस्टम, और जब ये सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तब एक पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो बात करते हैं कि हम आज क्यों बीमार पड़ रहे हैं, हमें क्यों तकलीफें हो रही हैं। कोई भी बीमारी, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, व्हाटएवर इट इज, ये अचानक से नहीं होती कि रात को आपने 2 रसगुल्ले ज्यादा खा लिए आज की डिनर पार्टी में और सुबह आपको डायबिटीज हो गया। सॉरी, ऐसा नहीं होता। इन बीमारी को डेवलप होने में कम से कम 5-10 साल लगते हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब ये बीमारी, ये कोई डिसीज आपके बॉडी में डेवलप हो रही होती है, तब आपको इसका पता ही नहीं रहता। और इंडिया में तो बात ये होती है कि भाई देखा जाएगा, अभी तो मैं बढ़िया हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। मतलब बहुत कैजुअल एटीट्यूड से लेते हैं हम। साल में ऐसे कितने लोग हैं जो 30 के बाद हर साल अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, ब्लड शुगर कराते हैं रेगुलर? बहुत कम लोग। अगर हम ये रेगुलर कराते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। बॉर्डर लाइन पर होंगे तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने खान पान को इंप्रूव करके अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो आज जो डिजीज हो रही हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, वो अगर हम बात करें रूट कॉज, सेल्यूलर लेवल पर हो रही हैं। अगर हम खाने में जो हम खा रहे हैं वो से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन अल्टीमेट जाता है सेल पर, ठीक है। जो हम फूड खा रहे हैं उसमें इतना पोल्यूशन हो गया है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इंजेक्शन, सब कुछ तो आ रहा है। ये सारे के सारे केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं? ये सारे के सारे हमारी सेल के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। अब जब सेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सेल से प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होगा, सेल को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो सेलुलर लेवल पर उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। और जब सेल की फंक्शनिंग कम होगी तो फिर टिश्यूज की, ऑर्गन्स की, फिर हमारी ओवरऑल बॉडी की। वही किसी से हालचाल पूछो, कैसे? बस कुछ नहीं, थोड़ा ठीक ठाक है, कमर में दर्द रहता है, थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ा सा बुखार। क्यों? क्योंकि सेलुलर लेवल पर थोड़ी थोड़ी वीकनेस आने लगती है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। तो अब अच्छा शरीर कैसे रखें, बहुत बढ़िया फिट अपने आप को कैसे मेंटेन रखें? तो अच्छा स्वास्थ्य यदि रखना है तो जिस प्रकार से हम बोलते हैं वेल्थ को अर्न कर सकते हैं, धन को हम अर्जित करते हैं कि नहीं, उसी प्रकार हम हेल्थ को भी अर्न कर सकते हैं। या जैसे ई बताया, ई मीन्स एक्सरसाइज, ए मीन्स एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, आर मीन्स रेस्ट एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। तो उस प्रकार आप हेल्थ को भी अर्न कर सकते हैं। सबको पता है कि रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हाउ मेनी ऑफ अस डू? 30 मिनट की रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, पहले चलो हो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, 6 से 8 घंटे की नींद लेना भी जरूरी है। 3 चीजें हमारे हाथ में है, यस और नो? लेकिन ये चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एन फॉर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। ये आपके हाथ में है क्या? नहीं। कारण पहली बात तो शायद अवेयरनेस नहीं है कि बैलेंस डाइट एक्चुअली होती क्या है, और अगर अवेयरनेस हो भी गई है तो वो सारा फ्रूट्स इकट्ठा करना, इतना खाना जुटा पाना, टाइमली खा पाना बहुत मुश्किल है आज की जो लाइफस्टाइल है। बैलेंस डाइट होती क्या है? तो बैलेंस डाइट अगर होती है, ये एक थाली है, बहुत शानदार सी थाली है, इंडियन थाली है, नॉर्थ इंडियन थाली। बैलेंस डाइट का मतलब है हमारे भोजन में इन बेसिक कंपोनेंट्स का होना: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर और लास्ट दैट इज वाटर। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं हमारी डाइट के अंदर। 6 कंपोनेंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर। अब इनकी हमें निश्चित मात्रा चाहिए। कई बार मैं मिलता हूं कुछ समझदार सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों से, मैं बोलता हूँ जी बैलेंस डाइट लेते हो क्या? बोलते हैं हाँ जी लेते हैं। बोले क्या करते हो? बोले 2 रोटी दाल खानी सुबह
ये 2 रोटी दाल रोटी सब्जी खानी है, कोई बाहर की चीज़ खाते नहीं है, मीट मटन मांस कुछ खाते नहीं है, मतलब बैलेंस डाइट ले रहे हैं। मैं जी बोलता हूँ कि भाई आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आप ले रहे हो कंट्रोल डाइट। बैलेंस डाइट और कंट्रोल डाइट में फर्क है। बैलेंस डाइट मतलब ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट एक रिक्वायर्ड अमाउंट में आपकी बॉडी को मिलना चाहिए। तो अब ये बैलेंस डाइट का पता कैसे करें, मिलती है कि नहीं मिलती? कार्बोहाइड्रेट, चावल चपाती आलू जो भी आप मीठी चीज़ें खा रहे हैं या व्हाइट कलर की चीज़ें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, घी तेल डालडा आपने ले लिया तो उससे फैट मिल जाएगा। दाल अंडा नॉनवेज से प्रोटीन्स, ताजे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, हरी सब्जियों से विटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर आपको रेशेदार सब्जियों और फ्रूट से मिल जाएगा। एंड कम से कम 8 से 10 गिलास, लगभग 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब ऐसे जब हम खाना खाते हैं तो कभी चेक करते हैं कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट मिला, कितना फैट मिला, कितना प्रोटीन मिला? पता ही नहीं रहता। बस हमारा खाना खाने का एक ही पैरामीटर है, पता है क्या? खाना खाया जम के और डकार आ गई ओम, हमारा टैंक फुल, हम काम पे निकल गए। हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई मीटर नहीं है कि खाना खाने के बाद मैं अपने पेट पे लगाऊं, मुझे पता चल जाए मैंने कितना कार्बोहाइड्रेट कितना फैट खाया। हमारा पैरामीटर जो है खाना खाने का वो पेट भर खाना होगा, दैट्स इट। उस खाने में कितना प्रोटीन कितना कार्बोहाइड्रेट मिला, कितना फैट मिला, हमें उसका कोई पता ही नहीं है। तो WHO ने इंडिया में रिसर्च किया, ICMR ने रिसर्च किया है कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हम ले रहे हैं खाने में। कमी किस चीज की है? प्रोटीन्स की, विटामिन मिनरल्स की और फाइबर्स की। तो कार्बोहाइड्रेट फैट यदि हम ज्यादा लेंगे तो उससे क्या होने वाला है? वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और ये 2 मेजर कारण है, ओबेसिटी, ओवरवेट एंड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से बीपी शुगर हो रहा है। कमी किस चीज की रह जा रही है? प्रोटीन्स, विटामिन मिनरल एंड फाइबर की। अब हम जो खाने की बात कर रहे थे तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, मिस्टर रामलाल जी हैं, ऐसी इनकी जिंदगी हो गई है। दिन भर भाग दौड़ है, जंक फूड खाना पड़ रहा है, चाय, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में चाय मना नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है घर पर जाके चाय पीना है, पर अवॉइड करें। अगर ज्यादा आप दूध की चाय पिएंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगेगी, पेट में गैस, कब्ज, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तेल वाले मसाले सब्जियां खा रहे हैं, मतलब हम जीव को संतुष्ट करने के लिए खा रहे हैं, ठीक है, पेट भर रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कहीं मिसिंग है। पोल्यूशन की बात करें तो पिछले 30 साल में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था हिंदुस्तान में, हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की वजह क्या थी? ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। दोस्तों उसका नतीजा आज 20 साल बाद ये है कि पंजाब से एक कैंसर ट्रेन चलाई जाती है टाटा मेमोरियल के लिए। यस सर रहो। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने बॉटल पे लिखा था, भाई बॉटल पे कंपनी ने लिख के दिया था कि आपको 5 ml यूज करना है। जिस किसान ने खरीदा था उन्होंने अपने बताया कि 10 ml डालना है, दुकानदार ने बताया 10 ml डालना है, और जब किसान अपने लेबर को बताता है कि खेती में कितना डालना है, वो बताता है 20 ml डाल दो। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है? अब ये केमिकल क्या हुआ? अगर कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे होगा तो ये केमिकल्स हमारे बॉडी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज आप जो केला, आम, पपीता खाते हैं, बिना कार्बाइड, इथिलीन के पकाया हुआ नहीं आता। तो ये सारे के सारे जहरीले केमिकल्स हमारे बॉडी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा रहे हैं। इनसे बचने की कोई व्यवस्था है, कोई अरेंजमेंट है हमारे पास? किसी के पास है अरेंजमेंट? मैं बताता हूं आपको अरेंजमेंट। सबसे पहला अरेंजमेंट, यहां से जाने के बाद आप अपने अपने एक फार्म हाउस बनाना और उसमें जैविक खेती करना शुरू कर देना। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नो। तो अब क्या किया जाए? ये तो केमिकल आपके बॉडी में जाने वाले हैं, ये तो पक्का है। आप घर से निकलेंगे, ये केमिकल्स आपके बॉडी में जाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया कि ये केमिकल्स को निकाला कैसे जाए बॉडी से, और इनको निष्क्रिय कैसे किया जाए, इनएक्टिवेट कैसे किया जाए। तो उनके लिए जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है? फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच इज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम योर बॉडी। सेकेंड वन, एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, सी एंड ई। यदि आप ये 3 विटामिन रेगुलर अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आपके बॉडी को इंटरनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जिस तरीके से यदि लोहे को खुला छोड़ दिया जाए तो जंग लग जाती कि नहीं लग जाती, और उस जंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर रेड ऑक्साइड बॉर्निश कर देते हैं, जिससे उस पर प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, ऐसे विटामिन ए, सी एंड ई हैं जो आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल्स की वजह से जो लाइफस्टाइल डिसीज होती है, इवन कैंसर भी, उनसे प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करते हैं। ये कुछ अच्छी आदतें भी हैं लोगों को, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये भी कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल ओबेसिटी। आपका वजन का सामान्य से ज्यादा होना अपने आप में कई सारी बीमारियों की जड़ है। मैंने जनरली देखा है कि लोगों को जॉइंट पेन, जिन लोगों को हो रहा होता है, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन हो रहा है, मैक्सिमम ओवरवेट लोगों को होता है।
आपका वजन यदि नॉर्मल से ज़्यादा है, बीएमआई बढ़ रहा है, तो आपको जॉइंट पेन होने लगेगा। दुर्भाग्य ये है कि जब आप जॉइंट पेन होता है तो आप जाते हैं ऑर्थोपेडिशियन के पास, और ऑर्थोपेडिशियन सिर्फ और सिर्फ आपको पेन किलर देता है, दर्द की टैबलेट दे देगा, दर्द की मलहम दे देगा। कोई गाइड नहीं करता, आपको रिकमेंड नहीं करता कि पहले आपको वेट कम करना पड़ेगा तभी आपका जॉइंट पेन ठीक होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ऐसे कोई मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें बोलिए कि आपका वेट कम करिए, क्योंकि जॉइंट पेन जो प्रॉब्लम हुई है वो जॉइंट पेन प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम नहीं, मेन प्रॉब्लम आपका एक्सेसिव वेट है, जिसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम पैदा हुई है। इस तरीके से कई सारी बीमारियां जो ओबेसिटी की वजह से लोगों को हो रही हैं, ओवरवेट की वजह से हो रही हैं। तो एक बार जब बीमारी हो जाती है, अभी तो मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, भाई आप स्पारुलिना ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए। नहीं जी मैं तो बहुत बढ़िया हूं, कोई गल नहीं, मैं तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है भाई, वेट कर लीजिए। दो एटीट्यूड है हमारे पास, एक तो आज हम कर लें खुशी खुशी, नहीं यहाँ से 5 साल बाद मजबूरी में खाना पड़ेगा। तो क्या चीज बढ़िया है? खुशी खुशी खा लो। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये बीमारी कभी अलार्म नहीं देती कि रात को जाऊं तो मेरे सिर से या कुछ मेरे एक स्लिप निकल जाए बॉडी से कि गुप्ता जी आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं कुछ, जनरली सिम्टम्स आते हैं कैसे कि जैसे अगर वुमेन्स को 5, 10, 15 मिनट कर काम करना पड़ जाए तो थकावट होने लगती है, बैक पेन होने लगता है। ये सिम्टम्स है आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत है, पर हम तब तक उसे इग्नोर, अरे कुछ नहीं ज्यादा काम हो गया होगा इस वजह से थकावट है, पर ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिम्टम्स शो करती है। हेयर फॉल होने लगा भाई, हेयर फॉल होने का मैक्सिमम 90% से ज्यादा कारण है आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी, मैक्सिमम टाइम्स। और उसके लिए आप ऊपर से तेल लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो अब जब ये बीमारी हो जाएगी तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा होता है कि भाई किसी को कैंसर हो गया, दवाई की दुकान में भैया कैंसर की टैबलेट दे देना जरा, ऐसा होता है क्या? लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों को पता नहीं क्या क्या हो जाता है, फिर भी इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है कि आपकी जिंदगी की जितनी भी कमाई करी थी वो सब खत्म हो जाती है। तो जब आप 2000, 5000, 10,000 रुपए पर डे खर्च कर सकते हैं, आज हम क्या बात कर रहे हैं कि आज 10 से 15 रुपए, 20 रुपए, ये 3 रुपए का एक स्पारुलिना खा लो आप। अगर ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप अपनी बॉडी को, अपने आप को बहुत लंबे समय तक हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो फिर सोल्यूशन आज ही क्यों, हमें बचाव करना है। वी आर वर्किंग ऑन वेलनेस पार्ट, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को फिट रखना है, और जितनी भी मैं सप्लीमेंट्स की बात करूंगा तो 90% लोगों के लिए हैं। हम बीमारों की इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे कि हम हॉस्पिटल में ओपीडी में बैठ जाएं, भैया आप स्पारुलिना ले लीजिए, ले लीजिए। हमें हेल्दी लोगों को बीमार होने से बचाना है, ठीक है? तो सोल्यूशन वही है कि हम एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें और बैलेंस डाइट लें। तो बैलेंस डाइट में जो मैं बात कर रहा था, हम कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दो चीजें तो बाय डिफॉल्ट हमारे खाने में ज्यादा होती हैं। जो इंडियन फूड है, कार्बोहाइड्रेट और फैट ना चाहते हुए भी हमारे भोजन में ज्यादा रहता है, तो इसकी हमें कटौती करनी, कट शॉर्ट करना है, ठीक है? इंप्रूवमेंट कहां करना है? इंप्रूवमेंट करना है प्रोटीन्स में, विटामिन मिनरल में, फाइबर में, पानी में। 4 एरियाज है जहां हमें भोजन में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन्स की, सप्लीमेंट्स में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे दो सीमेंट के बीच में, दो ईंटों के बीच में जो सीमेंटिंग का वर्क होता है ना, मजबूती देना, ऐसे ही हमारे बॉडी में प्रोटीन का काम है। यदि हड्डियां पानी निकाल दें तो जो भी फ्लैश बचा हुआ है मेरी बॉडी में, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे लोग इस पर फोकस नहीं करते रूटीन डाइट में कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट है। जनरली एक रिकमेंडेशन है WHO की कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को 18 ईयर एंड अबव को 1 ग्राम प्रोटीन पर 1 kg बॉडी वेट लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा है, बच्चे को 1 किलो वजन पर 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसे 1 kg बॉडी वेट पर 1.75 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब एज के हिसाब से, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी प्रोटीन की अलग अलग जरूरतें रहती हैं। अब अपन चेक करते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, आप और हम, कितना प्रोटीन अपनी डाइट में ले रहे हैं आज की डेट में, और प्रोटीन क्या काम करता है। प्रोटीन के काम देखें, हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट काम करता है। स्टार्ट करें, हमारे बॉडी में हेयर, स्किन और नेल, ये सारे के सारे प्रोटीन से बनते हैं। हमारे बॉडी की जो मसल्स है वो प्रोटीन से बनती हैं। हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन से बनता है। आपके बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव जूस हैं, रस हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं। इवन थायराइड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, कई सारे हार्मोन्स के लिए भी प्रोटीन
बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन होगा तो ये हार्मोन बनेंगे, और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो ये हार्मोन नहीं बनने वाले। और यही एक कारण है कि मैक्सिमम वुमेन्स में हाइपोथायराइड मतलब होता है कि आपका वजन ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, बेवजह बढ़ने लगता है, और उसके लिए थायराइड हार्मोन की टैबलेट दी जाती है। थायराइड हार्मोन क्यों नहीं बनना? ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो 5 मिनट का टाइम लेता हूं जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर रहा हूं। तो कारण क्या है कि इस स्लाइड को समझने के बाद वो जिंदगी में कभी प्रोटीन का इंपॉर्टेंस तो नहीं भूलने वाला। इसमें क्लियर कट बताया है कि हमारी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो रिपेयरिंग है, अगर मुझे कुछ घाव हो गया है, कुछ टूट फुट हो रही है, डैमेज हो रहा है, उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है सर एक मशीन की तरह काम करती है। एक मशीन है, इसमें आप जितना इनपुट दोगे उतना आप आउटपुट निकाल सकते हैं। अब मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से बात करता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं सर आपके पास बाइक है? बाइक आपके पास, बहुत बढ़िया। 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक कितना चलती है? 50 किलोमीटर बता रहे हैं। अब मैं उनसे बात करूंगा कि भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक चलती है 50 किलोमीटर। एक काम करना, कल पूरा टैंक खाली कर देना, उसमें 250 ml पेट्रोल डालना, और फिर कितने एक्सीलेटर मारना, क्या 50 किलोमीटर चलेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं चल सकती। उसका रीजन कि डिमांड जितनी थी उतनी हमने नहीं दी। ऐसी हमारी बॉडी है। मेरी बॉडी को एवरेज ऑन स्टैंडर्ड की बात करूं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल 60 to 70 ग्राम्स प्रोटीन पर डे चाहिए रहती है। अगर मैं सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले रहा तो क्या होने वाला है? अगर मैं सफिशिएंट प्रोटीन नहीं लूंगा तो सबसे पहले हेयर फॉल होना शुरू हो जाएंगे, मस्कुलर वीकनेस शुरू हो जाएगी, थकावट लगने लगेगी। अब बाल झड़ने शुरू हुए तो टीवी में ढेर सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि ये शैम्पू लगाएंगे तो ये हो जाएगा, किस परी तेल में आप लगाएंगे तो बाल झड़ने रुक जाएंगे। मैं बोलता हूँ तेल लगाओ मत, तेल में डुबकियां लगा लो तो जिंदगी में बाल नहीं झड़ने रुकने वाले, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक इंप्रूव नहीं करते। क्योंकि जब तक आप न्यूट्रिशन आप अंदर से नहीं लेंगे तो रूट तो अंदर रहने वाली है कि नहीं। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। जब क्रॉनिक हो जाता है लंबे समय तक, आपके बॉडी में इंसुलिन बनना ही बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? भगवान ने जब पैदा किया था तो मेरे बॉडी में पैंक्रियाज भी लगा के भेजा था, बीटा सेल्स भी बना के भेजी थी। मैं अपनी बॉडी में 60 ग्राम प्रोटीन नहीं दे रहा हूं, मैं कितना प्रोटीन दे रहा हूं? 10 से 20 ग्राम। तो जब पर्याप्त प्रोटीन नहीं दूंगा अपनी बॉडी में तो वही बात हो गई कि क्या क्या मैनेज करेगी। तो थोड़े से बाल बना दिए, थोड़ा सा थायराइड बना दिया, थोड़ा सा इंसुलिन, मतलब काम चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सीधा कोई ना कोई बड़ी डिसीज डेवलप हो जाएगी। तो बात करें कि कितना प्रोटीन ले रहे हैं, तो नॉर्मल मैंने बताया कि लगभग एक स्टैंडर्ड की बात करें 60 से 70 ग्राम एक नॉर्मल इंडिविजुअल को प्रोटीन पर डे चाहिए रहता है। यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। यदि 1 गिलास दूध आप ले रहे हैं पर डे तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। दाल ले रहे हैं तो लगभग 2 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है। रोटी से, एक नॉर्मल सी रोटी अगर आप ले रहे हैं 1 ग्राम प्रोटीन। तो सारे लोग अपने अपने कॉपी पेन पे थोड़ा सुबह से लेकर रात तक की अपनी डाइट टोटल करें और चेक करें कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। अगर नॉर्मली इंडिविजुअल देखा जाए तो यदि आपने गलती से 1 गिलास दूध ले लिया तो आपको 2 ग्राम प्रोटीन, दिन में आप दाल खाते हैं तो 2 ग्राम वहाँ से मिल जाएगा। अगर अच्छी डाइट है 10 रोटी वहाँ से खा लिया तो 10 ग्राम मिल जाएगा। खींच तान के बहुत अच्छे आप तरीके से खा रहे हैं तो 15-20 मैक्सिमम 25-30 ग्राम पे आपकी कहानी खत्म। आपको जरूरत कितनी थी? 60 to 70 ग्राम प्रोटीन की, और आप सप्लाई कितना कर रहे हैं? 25 से 30 ग्राम। अब बात आती है बॉडी की, मशीन की बात करूं, अपनी बॉडी की बात करूं। हमारा शरीर एक दिन अपनी कमी झेल लेगा, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, क्या होगा? ये धीरे धीरे जब न्यूट्रिशनल गैप एक लंबा बढ़ता जाता है तो ये धीरे धीरे सिम्टम्स के रूप में, डिजीज के रूप में आ जाता है। और जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई मेडिकल टेस्ट नहीं इनिशियल लेवल पर, अच्छा बाल झड़ रहे हैं तो जाओ अपना ब्लड में प्रोटीन टेस्ट कराओ। कराता है कोई? क्या नहीं कराता। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूं, यदि आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन इंटेक अपनी डाइट में इंप्रूव कर दें, आपके हेयर फॉल, मस्कुलर वीकनेस, ना जाने क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। बात तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, 80% इंडियन अपनी डाइट में अपनी जो रिक्वायर प्रोटीन है उसका 50% भी नहीं लेते। 80% इंडियन, सब पढ़े लिखे, सब कुछ अगर हम मान के चलें, सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ले पा रहे। रीजन अवेयरनेस भी नहीं। और इतना प्रोटीन यदि लेने चले तो खाना कितना खाना पड़ेगा? जरूरत थी 60 ग्राम की, हम ले रहे हैं 30 ग्राम, 20 से 30 ग्राम। कमी कितने की? 30 से 40 ग्राम प्रोटीन हमारे डाइट में कम है पिछले 5, 10, 15 साल, 20 साल से। इसकी पूर्ति कैसे करी जाए? कैसे कर सकते पूर्ति? 2 तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका, मैं आसान तरीका बताता हूं कि भाई अपनी डाइट को थोड़ा सा और बेटर कर लो। कैसे? कि कल से काम करना, 20 से 30 रोटी खाना शुरू कर दो,
10 से 15 कटोरी दाल और 5 से 10 लीटर आप दूध पीना शुरू कर दोगे तो आपको लगभग 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। बोलता है जी क्या कर रहे हो, इतना तो खा ही नहीं सकता, खा लिया तो पचाएगा कैसे। तो मैं बोलता हूँ फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है। बोले कोई और कोई शॉर्टकट है क्या। मैंने कहा है, एक काम करो, ये प्रोटीन पाउडर आता है वेस्टीज का, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर सुबह, 1 चम्मच शाम को किसी भी चीज में मिक्स करके, ये टेस्टलेस प्रोटीन पाउडर होता है, 82% प्योर प्रोटीन है, कोई कलर, कोई फ्लेवर, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, सारे के सारे 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसके अंदर, इजीली डाइजेस्टेबल है। चूंकि टेस्टलेस है तो आप किसी भी फूड प्रिपरेशन में से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध में मिला के शेक बना सकते हैं, आटे में डाल के रोटी, पराठा, वट एवर इट इज, आप किसी भी चीज में मिक्स करके से ले सकते हैं। तो अब 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर सुबह, 1 चम्मच शाम को आप लेंगे तो एटलीस्ट आपको 10 से 20 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिल जाएगा, और थोड़ा सा आप अपनी डाइट में इंप्रूव कर लेंगे तो आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट वो आपने कवर कर पाई। तो इस तरीके से हम प्रोटीन पाउडर की नीड ऑलरेडी होती है, हर इंसान को नीड है, पर इस प्लान के थ्रू मैं नीड को नर्चर कर रहा होता हूं, उसे एहसास करा रहा होता हूं कि आपको प्रोटीन की क्यों जरूरत है। बात करें प्रोटीन में, अरे वाह, ये मार्केट के ब्रांड्स हैं। कितने लोगों को घरों में ये डिब्बे दिखाई देते हैं, कितने लोग घरों में है छोटे छोटे बच्चों के लिए बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स रहते हैं, मार्केट के ब्रांड्स यूज करते हैं। मैं बात करता हूं कि आपके बच्चे को प्रोटीन चाहिए, बराबर है, प्रोटीन चाहिए तो इसके लेवल पे हम चेक करें, ये एक लेवल है पूरा, इस लेवल में ऊपर लिखा रहता है कि पर 100 ग्राम में आप कितना प्रोटीन दे रहे हैं, एवरी 100 ग्राम में पूरा कंपोजिशन लिखा हुआ है। आप ये चेक करेंगे किसी भी मार्केट के ब्रांड्स में आपका प्रोटीन परसेंटेज जो रहेगा आउट ऑफ 100 ग्राम, 100 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन पाउडर है, 100 ग्राम के डिब्बे में मात्र 8 ग्राम प्रोटीन पाउडर है, रेस्ट इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ 85 ग्राम शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, बचा हुआ जो रह गया वो चॉकलेट का फ्लेवर है, कलर्स है। मतलब मार्केट का जो ब्रांड है आउट ऑफ 100 ग्राम में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन है, बाकी का शक्कर और कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स हैं। बच्चे को क्या चाहिए था, प्रोटीन या शक्कर, पर हम खिला क्या रहे हैं इनडायरेक्टली शक्कर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं, सामने वाले को भी नहीं पता। टीवी में बड़ा बड़ा विज्ञापन आएगा, उस पर देखा उन्होंने छोटी सी बॉल फ्री दे दी, कोई स्टिकर दे दिया, बच्चे ने रोया, आपने वो ला के दे दिया। बच्चा आपके घर में ऐसे 50 डिब्बे किचन में लगा के रखे हुए हैं सुंदर से, किसी में दाल, किसी में मसाले भरे हुए हैं, पर हमारा पप्पू राम जागी था, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 साल से पिला रहे हैं। तैयारी जीत की नहीं, तैयारी जो है ना वो वहीं की वहीं बने रहने की है। ऐड आता है ना इसका। नेक्स्ट, तो वाई वेस्टीज प्रोटीन पाउडर। वेस्टीज प्रोटीन पाउडर की जब मैं कीमत बताता हूं तो उससे पहले जस्टिफाई करना होता है कि आप क्यों 600 रुपए का प्रोटीन पाउडर लेंगे। हियर इट इज, हमारा प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम का है, 600 रुपए का डिब्बा, 600 रुपए में आता है 200 ग्राम। उसे लगेगा भैया बहुत महंगा है, नॉर्मल प्रोटीन पाउडर तो 100-150 रुपए में आ जाता है, ये 200 रुपए में, मतलब 200 ग्राम का डिब्बा 600 रुपए में। अब मैं बात करता हूं कि हमें प्रोटीन की जरूरत थी, शक्कर की जरूरत नहीं थी। शक्कर यदि मैं बोलूं आपसे कि आप मैं आपको चॉकलेट फ्लेवर मिक्स करके 1000 रुपए किलो में चीनी बेचूं तो आप खरीदेंगे क्या मेरे से? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इनडायरेक्टली हम मार्केट जो प्रोडक्ट्स हैं हम 800, 900, 1000 रुपए किलो इनडायरेक्टली चीनी खरीद रहे हैं। कॉस्ट की बात मैं करूं कि यहां पर वेस्टीज प्रोटीन पाउडर के अंदर 10 ग्राम में 8.2 ग्राम प्रोटीन होता है। 10 ग्राम की एक चम्मच में 8.2 ग्राम प्रोटीन विदाउट एनी कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स। मार्केट के 100 ग्राम के डिब्बे में 7 ग्राम होता है। मार्केट के डिब्बे की कीमत लगभग 100 रुपए है और वेस्टीज प्रोटीन पाउडर के 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर की कीमत 30 रुपए है। अब यहां पर मैं पूछूंगा कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है और कौन सा बच्चे को खिलाना चाहिए? जवाब देंगे आप? क्यों खिलाना पड़ेगा? क्योंकि हमें बच्चे को प्रोटीन देना है और कॉस्ट वाइज मैंने कंपैरिजन करके बता दिया। इसके बाद उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि कौन सा प्रोटीन बेटर है। नेक्स्ट, विटामिन और मिनरल्स की बात करूं तो विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी को पर डे 13 विटामिन और एटलीस्ट 13 मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। डॉक्टर्स का मानना है कि यदि हमें 13 विटामिन 13 मिनरल अगर पर डे चाहिए तो 8 से 9 सर्विंग्स, 8 से 9 प्लेट हमें अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो पर डे 1 से 2 प्लेट भी फ्रूट्स खाते हैं? वेरी रेयर, इवन मैं भी नहीं खाता, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें इतना सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर लेने जाएंगे मार्केट में तो 500 से 1000 रुपए खर्च होंगे। तो आदमी की इतनी इनकम नहीं है जितना वो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएगा, है कि नहीं? तो इतने सारे विटामिन और मिनरल्स को लेने के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है और वो है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और जीएचएफए कोशर द्वारा सर्टिफाइड वर्ल्ड का सुपर फूड है।
इसके अंदर क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स होते हैं ये मैंने बताया हुआ है। न्यूट्रिशन में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप एक तरफ 1000 किलो 1 क्विंटल अगर आप अलग अलग तरह की सब्जियां और फल रख दें और एक तरफ ओनली 1 kg कंसंट्रेटेड स्पारुलिना पाउडर रख दें तो इट इज़ दैट मच इक्विवेलेंट। इसके अंदर इतना न्यूट्रिशन होता है, इट इज़ हाईली कंसंट्रेटेड फ्रूट। प्रोटीन के मामले में देखें तो सोयाबीन से 2 गुना अधिक है, गाय के दूध से 14 गुना अधिक है। बात करें विटामिन और मिनरल्स की तो अपने आप में कंप्लीट 13 विटामिन 13 मिनरल्स। विटामिन B12 जो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। आयरन फॉलिक की बात करें तो पालक से 5 से 8 गुना अधिक इसमें आयरन होता है। और आपकी आंखों की रोशनी के लिए जो बीटा कैरोटीन चाहिए गाजर से 25 गुना अधिक बीटा कैरोटीन होता है। अपने आप में कंप्लीट फूड। कीमत की बात मैं करूं तो मात्र 3 रुपए में एक कैप्सूल, चाय की जो एक छोटी सी प्याली होती है वो 10 रुपए की आती होगी, उससे सस्ता ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है स्पारुलिना। तो लेना चाहिए कि नहीं? कितने लोग लेते हैं आज? ग्रेट। तो ये एक तरीका है, मैं विटामिन और मिनरल्स की मैंने नीड क्रिएट करी, देन आई पोजीशन द प्रोडक्ट। स्पारुलिना लेने से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? 5 कारण मैंने फटाफट बताऊंगा कि हमें क्यों लेना चाहिए। शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसमें गामा लेनोलिक एसिड होता है, GLA होता है, अल्फा लेनोलिक एसिड होता है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। शरीर को अंदर से साफ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। बेहतर एंटीऑक्सीडेंट जो मैं बता रहा था, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल जो जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू बेटर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हमें स्पारुलिना देता है। तो इस तरीके से जनरली मैं शेयर करता हूँ कि हमें क्यों विटामिन मिनरल लेना चाहिए, क्यों प्रोटीन्स लेना चाहिए। नाउ बहुत जल्दी मैं बताऊंगा कि बीपी क्यों होता है। जैसे भारत ने बताया कि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा बोलती हैं, यदि मैं हवा में बात करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हेल्थ प्लान को तो लोगों को थोड़ा सा जल्दी क्लिक होता है। मैं बताता हूँ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी आर्टरीज ऐसी नीट एंड क्लीन होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे आर्टरीज में ये बेकार कोलेस्ट्रॉल जमता है। बेकार कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? ये कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल है जो हम घी तेल डालडा रूटीन में हम जो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे जमता जाता है। तो भाई निकलता क्यों नहीं है? निकालने के लिए हमारे बॉडी में ओमेगा 3 होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारी बॉडी, मेरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी ओमेगा 3 ऑटोमेटिक नहीं बना सकती, आपको इसे बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से ओमेगा 3 किस चीज़ में मिलता है? यदि मैं वेजिटेरियन सोर्स की बात करूं तो अखरोट में मिलेगा, ऑलिव ऑयल में मिलेगा, अलसी में मिलेगा जिस फ्लैक्स सीड में बोलते हैं, और नॉन वेजिटेरियन सोर्स है सैल्मन फिश में मिलेगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे अलसी खाते हैं, ऑलिव ऑयल खाते हैं या ये सब चीज़ें अखरोट खाते हैं? कोई नहीं खाते। इसीलिए हिंदुस्तान में 30, 35, 40 तक पहुंचते पहुंचते हर दूसरे तीसरे आदमी को बीपी होने वाला है या हो चुका है। उसका बेसिक फंडामेंटल कॉज ये है कि ये आर्टरीज में तो जाम लगने वाला है, क्योंकि हम जो ऑयल खा रहे हैं वो ऑयल भी 100% शुद्ध ऑयल नहीं है, वो पाम ऑयल होता है, उस पर सोयाबीन को मिक्स करके 80 रुपीज़ लीटर में बेचा जाता है। वो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये जब तक डिपॉजिट नहीं निकलेगा तब तक हमें बीपी से कोई नहीं बचा सकता। बीपी हो गया जी। बीपी क्यों हो गया? क्योंकि एक बहुत हार्ट को प्रेशर करना पड़ेगा, 120/80 आपके पैरामीटर डिस्टर्ब होंगे, बीपी हो गया। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? आपको बीपी हो गया, आपको एक टैबलेट दे देगा। ये टैबलेट पता क्या करेगी? ये हाइपरटेंसिव जो मरीज होता है ना उसका एंटरटेनमेंट करती है। जो टैबलेट है, ये टैबलेट आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं निकालने वाली, रिमेंबर। ये टैबलेट आपके आर्टरीज का जो डायमीटर है ना, इसको 24 घंटे के लिए फैला देगी आर्टरी को, और हार्ट को ऐसा लगेगा कि नॉर्मल बीपी हो गया, चलो जी पार्टी होने दो, फिर वही बटर नान और सब चीज़ चलेगा। आपको लग रहा है हम लोग टैबलेट खा रहे हैं, और आपको लाइफ लॉन्ग टैबलेट क्यों लेनी पड़ती है? इसका रीज़न ये है कि जब तक टैबलेट का इफेक्ट रहता है आपकी बॉडी में तब तक ये आर्टरी डायलेट रहेगी, फैली रहेगी। जैसे ही टैबलेट का असर खत्म, फिर आपकी आर्टरी नैरो हो जाएगी, फिर आपको हाइपरटेंशन की वजह से घबराहट बेचैनी होने लगेगी। टैबलेट से भी असर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या जाते हैं? फिर बड़े सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो बड़े सर्विस सेंटर में क्या होने वाला है? आपको थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला भाई लेट जाओ। लेटने के बाद आपको कैथेटर से ये बैलून डाला जाएगा, और आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिएगा कि इस प्रोसेस में जो एंजियोप्लास्टी है, एंजियोप्लास्टी में क्या करने वाले हैं कि जो डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है इसको तो नहीं निकाल रहे, डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल को नहीं निकाल रहे, सिर्फ आर्टरीज में जहाँ प्रॉब्लम थी, जहाँ आपको ज़्यादा ब्लॉकेज था, बैलून से उसको इन्फ्लेट किया, फैला दिया, और उसको अपनी जगह बनाए रखने के लिए मेटल का स्टेंट लगा दिया। इसकी कीमत होती है 2 लाख रुपया। सोचिए तो सही, मेडिकल साइंस, मैं किसी डॉक्टर या मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल। डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल को तो हटाया नहीं उन्होंने, उसके लिए टेम्परेरी एक स्टेंट लगा दिया, उसकी 2 लाख रुपए फीस ले ली आपसे।
उसके बाद आपने फिर वही आलू भजिए समोसे बंडे पराठा घी खाना शुरू कर दिया, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल गया, प्रॉब्लम और बढ़ गई। अगली बार जब अटैक आया डॉक्टर साहब ने बोला कि 80 से 90% भाई साहब आपकी आर्टरी बंद हो चुकी हैं, तो अब क्या करें? दिल्ली जयपुर बाईपास रोड बना दो। मतलब यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम हो गया, खून नहीं निकल सकता, आपकी एक आर्टरी निकाली और यहाँ पर अटैच कर दी, दैट इज कॉल्ड बाईपास सर्जरी। 4 से 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट में जो पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है वो एज इट इज रहा है, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया गया है। एंजियोप्लास्टी बाईपास के बाद भी लोगों को ब्रेन हेमरेज, अटैक, पैरालिसिस होता है कि नहीं होता? रीजन की उनकी बॉडी में डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल स्टिल है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहता है कि सर आपको ये बड़े सर्विस सेंटर जाना है, ये इससे बचना है? बोले नहीं भैया हमें बचा लीजिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्स ऑयल खाना पड़ेगा। यदि 2 लाख 5 लाख रुपए लगाने से बचना है, यू नीड टू टेक फ्लेक्स ऑयल, अलसी का तेल। ये फ्लेक्स ऑयल क्या है? फ्लेक्स ऑयल, अलसी जो लिंसीड बोलते हैं, हिंदुस्तान में बहुत पहले खाया जाता था और हमारे यहाँ जानवरों को खिलाया जाता था, दुधारू पशुओं को खिलाया जाता था। कभी गाय भैंस को देखा कि हार्ट अटैक आया हो? नहीं आया, क्योंकि वो अलसी खाती है। और हमारे यहाँ कल्चर जो होता है, जो एक बोले अलसी मतलब लोएस्ट ग्रेड का होता है, टेस्ट में नहीं रहता, इसलिए लोग खाते नहीं है। पर अलसी जो फ्लेक्स ऑयल है, इसमें मछली के तेल की तुलना में 50% से ज़्यादा ओमेगा 3 होता है। इट्स हाईली कंसर्टेड इन ओमेगा 3। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये हाइपरटेंशन में ये बेकार जो डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है इसे धीरे धीरे करके रिमूव कर देता है और थकी मांसपेशियों के लिए बहुत बेनिफिट करता है। बेस्ट पार्ट कि इसके अंदर DHA होता है। DHA प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेन टिश्यू कल बता रहे थे 70 to 80% ओमेगा 3 से बनता है, EPA एंड DHA। ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कि उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता और ओमेगा 3 नहीं मिलता। अगर ये दो चीज़ें मिलाए दे दी जाएँ प्रॉपर सफिशिएंट क्वांटिटी में, प्रोटीन, ओमेगा 3, कैल्शियम एंड आयरन, तो 99% चांसेस ऐसे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और जो बेबी की डिलीवरी होगी वो बहुत हेल्दी और अच्छा होने वाला है। इसके कई सारे मेरे एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैंने रिकमेंड किया, एडवाइस किया है। दूसरी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये डायबिटीज़, जो क्रोनिक डायबिटीज़ हो चुकी है, जिनको इंसुलिन की ज़्यादा डोजेस लेने पड़ रहे हैं, उसको भी कम कर देता है। रीज़न क्योंकि आपके बॉडी में डिपॉजिट विसरल फैट जब निकलने लगता है तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करने लगती है, धीरे धीरे इंसुलिन पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो एक बात तो हमने ये कर ली कि भाई पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल था वो तो निकाल दिया, अब दोबारा जब नया ना जमे उसके लिए क्या करेंगे? दोबारा से नया कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से था? हमारे घी तेल डालडा से आया था। अगर हम वही दोबारा खाते रहेंगे तो फिर ये जमेगा। एक तरफ से हम तो निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब नया ऐसा काम क्या करें जिससे नया कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में डिपॉजिट नहीं हो? वेरी नाइस, रूट कॉज ही खत्म कर दो। आपको अपने खाने में खाने का तेल बदलना है। बिकॉज लाइट हाउस राइस ब्रांड ऑयल, राइस की जो आउटर कवर उससे बनता है। आप सब लोग लीडर्स हैं, सब पता है डिटेल्स। बेसिकली इट इज रिकमेंडेड, इंडोर्स्ड बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद एंड WHO। इसके अंदर गामा ओराइजोनॉल एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जो आपकी आर्टरीज में जो एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस होती है, जिसे बोलते हैं आर्टरी नैरो होने की प्रोसेस, उसको प्रिवेंट करता है, ब्लॉक करता है। इसके बाद एक और चीज़ है जिसे बता दें, ये फिजिकली रिफाइंड है, मार्केट में भी रिफाइंड ऑयल मिलते हैं। इसके अंदर गामा मतलब ओराइजोनॉल होता है। गामा ओराइजोनॉल एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जो आपकी आर्टरी में जो सक्रिय होने की जो प्रोसेस होती है उसे साइंस में बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस को ब्लॉक करता है, आपकी आर्टरीज को हेल्दी रखता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है। लाइट हाउस के सबसे बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये हार्ट को अच्छा रखता है। दूसरी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये थोड़ा सा मैंने स्टडी करके निकाला है। इसके अंदर एक फेरुलिक एसिड एक्टिव कंपोनेंट होता है लाइट हाउस के अंदर, जो 40 के बाद मेनोपॉजल वुमेन्स के लिए बहुत बहुत बिल्कुल अमृत जैसा है। यस यस यस, आई विल रिपीट इट। फेरुलिक एसिड जो होता है वो महिलाओं के लिए, जो 40 के बाद महिलाएं जब एजिंग हो रही होती तो हॉट फ्लैशेज होना, चिड़चिड़ापन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राइस ब्रान ऑयल के अंदर एस्क्विलिन्स होते हैं। एस्क्विलिन जो बेसिकली होता है हमारी स्किन में नेचुरली पाया जाता है। आप वेबसाइट पर जाके देखें, गूगल पर डालें एस्क्विलिन के बारे में, तो दुनिया के ऐसे कई सारे देश हैं जहां राइस ब्रान ऑयल के कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं। एस्क्विलिन के जो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन बार आता है ना, ऐसे बार्स, ऐसे क्रीम्स, ऐसे ऑयल्स बनाए जाते हैं राइस ब्रान ऑयल के, बिकॉज इसमें स्किन को अच्छा करने के लिए एंटी एजिंग की कई सारी प्रॉपर्टी होती है राइस ब्रान ऑयल के अंदर। नेक्स्ट, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए इसमें ये मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए इसके अंदर विटामिन E होता है। आप चेक कर लेना मार्केट में किसी कुकिंग ऑयल के अंदर, इवन घी के अंदर भी इतना सारा न्यूट्रिशन नहीं होता है जितना राइस ब्रान ऑयल के अंदर होता है। तो चेंज कर सकते हैं अपने कुकिंग ऑयल।
यस सबसे अच्छी बात ये है राइस ब्राइन ऑयल के अंदर कि इसका जो ऑक्सीडेशन पॉइंट, मतलब नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल हम बनाते हैं तो उसमें धुआं छोड़ता है जब ज़्यादा आप गर्म करते हैं, लेकिन राइस ब्राइन ऑयल चूंकि इसका ऑक्सीडेशन जो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, बाजार के जो आप ऑयल रहता है रिफाइंड ऑयल होते हैं, जब एक बार आप रिसाइकिल कर लेते हैं, आपने पूड़ियाँ बनाई, आप उसे दोबारा तिबारा रिसाइकिल करेंगे तो बहुत थिक होता जाएगा, है ना, उसके अंदर बैड स्मेल आने लगेगी और वही हमारे बॉडी के लिए नुकसान करता है। लेकिन राइस ब्राइन ऑयल को जब आप रिसाइकिल करेंगे तो उसकी जो विस्कोसिटी है, जो पतलापन है, वो बरकरार रहता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि खाना पकाने में कम यूज होता है। नॉर्मल तेल अगर आपको 1 लीटर लग रहा है तो ये शायद 600-700 ml लगेगा, तो 30 से 40% इसका कम कंजप्शन है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कुकिंग ऑयल। लोग फिर भी बोलते हैं कि 2 लीटर की आपकी जो बॉटल है 400 रुपये लीटर की है, 400 रुपये लीटर, 350 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट। नॉर्मल ऑयल आता है कितने का जैन सर? 100-130 रुपये का। फिर उसके लिए एक और दवाई देनी पड़ती है। मैं पूछता हूँ भाई साहब आपके पास कार या 2 व्हीलर है? बोलता हाँ जी है। तो आप ये बताओ कि कार या 2 व्हीलर का में इंजन ऑयल डलवाते हैं कभी सर्विसिंग के लिए? बोले डलवाते हैं। इंजन ऑयल किसी भी कार का बाइक का रखें 300 से 500 रुपये लीटर आता है। मैं बोलता हूँ 50,000 से 5 लाख की गाड़ी में आपके इंजन को मेंटेन करने के लिए 300 से 400 रुपये 500 रुपये लीटर वाला इंजन ऑयल डलवा सकते हैं, तो ये इतने बड़े मानव शरीर की क्या कीमत है? इसमें कोई सा भी तेल डाल लोगे आप। इसके लिए आपको एक फ्रेश अच्छा कुकिंग ऑयल मीडियम यूज करना चाहिए। तो ये था हाइपरटेंशन के बारे में। आपने 2 प्रोडक्ट प्लेस कर दिए, एक फ्लेक्स ऑयल, सेकंड वन इज लाइट हाउस राइस ब्राइन ऑयल। नाउ फॉर डायबिटीज। डायबिटीज क्यों हो रही है आज की डेट में लोगों को? डायबिटीज का जो रूट कॉज है, जो बेसिक फंडामेंटल कॉज है, वो कहीं ना कहीं ओपेसिटी है, मोटापा है। मोटापा से क्यों होता है डायबिटीज? तो जो हमारे बॉडी में विसरल फैट होता है, विसरल फैट मतलब वो फैट जो हमारे ट्रंक एरिया में डिपॉजिट फैट होता है, ये विसरल फैट क्या करता है? नॉर्मल आदमी के अंदर शुगर लेवल कैसे मेंटेन होता है, डायबिटीज में कैसे मेंटेन होता है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जैसे मैंने खाना खाया, खाना डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद मेरे खाने से ग्लूकोज मेरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू होगा तो मेरे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। इंसुलिन कैसे मेंटेन करता है? तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज बेसिकली क्या है? ग्लूकोज मेरी बॉडी के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्लूकोज मेरी बॉडी के लिए एनर्जी है। जब तक ग्लूकोज का दहन नहीं होगा, बर्न नहीं होगा, तब तक मुझे एनर्जी नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं जॉगिंग कर रहा हूं तो मुझे यहाँ की पैर की मसल्स के लिए ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। यदि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो वोकल कॉर्ड्स में जो मेरे यहाँ पर एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज चाहिए। तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन उस ग्लूकोज को पकड़ के जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है इंसुलिन नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या हो जाता है? डायबिटीज़ में जनरली जब ग्लूकोज के लेवल क्यों बढ़ जाते हैं, उसका मेन कारण जो है वो हमारे बॉडी में जो विसरल फैट होता है। विसरल फैट, ये ग्लूकोज, ये हमारी ये सेल है इतनी बड़ी, सेल के ऊपर ये गेट्स रहते हैं, ये गेट खुलता है, ग्लूकोज अंदर जाता है, जल जाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है? ये जो गेट्स है ना, इनके ऊपर फैट जम जाता है, विसरल फैट, और इन गेट को ब्लॉक कर देता है। अब जब गेट ब्लॉक हो जाएंगे तो इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता। इंसुलिन का काम तो कर रहा है बेचारा, लेकिन ग्लूकोज जब तक सेल के अंदर नहीं आएगा तब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जलेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फंडामेंटल चीज टाइप 2 डायबिटीज में ये है कि जो रिसेप्टर पे है, इस पे एक विसरल फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता। तो इसके लिए भी ओमेगा 3 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेक्स ऑयल है, फ्लेक्स ऑयल क्या करने वाला है? आपके बेकार फैट को खत्म कर देगा। तो जब ये जो गेट जो ब्लॉकेज हो गए थे ये खुल जाएंगे तो आपका ग्लूकोज है प्रॉपर तरीके से एंटर कर पाएगा। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स ये रहते हैं, सबको पता है। वेस्टीज में जो डायबिटीज़ के लिए सप्लीमेंट्स हैं वो स्टीविया एक बहुत ही अच्छा शुगर फ्री अल्टरनेट है। ये नेचुरल एक पौधा होता है स्टीविया, जो आपको एज ए अल्टरनेट स्वीटनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरी बिल्कुल भी नहीं होती, ना के बराबर कैलोरी होती है। दूसरा है नीम, ये एजाडिरेक्टा इंडिका होता है, इसका ऑयल होता है। नीम के कई सारे यूसेज हैं, डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छे यूसेज बताए गए हैं, पर इसका रिकमेंडेशन ये बोलता है कि इसे एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए और बहुत लंबे समय तक नहीं, 1 से 2 महीने लें, फिर ब्रेक करें, फिर आप लें। लॉन्ग टर्म नीम का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशंस हैं।
और साथ में आप फ्लेक्स ऑयल और लाइट हाउस राइस ब्रांड ऑयल दे ही सकते हैं। तो इस प्लान को ख़त्म करते करते नॉर्मल इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको आज कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहला प्रोटीन पाउडर हर किसी को चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं चाहूँगा कि आधी किलो 1 किलो का वर्जन आना चाहिए, क्योंकि हमें 1 किलो बेचने की आदत है। सेकेंड वन इज स्पारुलिना, सबके लिए ज़रूरी है। फ्लेक्स ऑयल हर किसी के लिए ज़रूरी है। आपको बीपी है या नहीं है, भविष्य में बीपी से कोलेस्ट्रॉल से बचना है तो फ्लेक्स ऑयल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 से 4 बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्ट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के दिमाग में आप बता सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकता है आपके प्रोडक्ट्स को। विद दिस ये एक लास्ट में एक सिंपल सा एक चार्ट है जो आपको नेट पे मिल सकता है, किस डिसीज़ में क्या सप्लीमेंट्स देने हैं। विद दैट्स माय प्रेजेंटेशन इज ओवर। थैंक यू सो मच।